नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनाव आयोग लगातार घिरता दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से वो दावे कर रहा है, जिस तरह से वो नियम बना रहा है, चुनाव आयोग के नए नियम मतदाता सूची में पुनरीक्षण का जो नियम है SIR, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब उस पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आयोग को नोटिस दे चुका है। और इधर चुनाव आयोग जो दावे कर रहा है कि उसने कितने फॉर्म लोगों के जमा करा लिए, सबमिट करा लिए और वहां तक वो पहुंच गया, 1 महीने के भीतर वो इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लेगा, इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं और खुली चुनौती मिल रही है। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी है कि चुनाव आयोग हमको वो दिखा दे कि उसने कितने लोगों के दस्तावेज जुटाए हैं और क्या उन्होंने जो दस्तावेज मांगे थे उन फॉर्म के साथ वो उनको मिले हैं या नहीं। यानी सीधे तौर पर उनका आरोप है कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है इस पूरे मसले पर। चुनाव आयोग अपने नियमों में उलझा हुआ है। अपने नियमों में इस तरीके से बार बार वो बदलाव करता दिख रहा है कि चुनाव आयोग की वजह से ही भ्रम फैल रहा है, ये राजनीतिक दल कह रहे हैं। चुनाव आयोग के इन नियमों को मतदाता सूची में जो पुनरीक्षण का उसने प्लान तैयार किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है। और इधर जो वो दावे कर रहा है कि कितनी तेजी से वो इस मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम कर रहा है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सारे सवालों के बीच चुनाव आयोग घिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त खुद कह रहे हैं कि इस पर राजनीतिक दल भ्रम फैला रहे हैं। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि भ्रम फैला कौन रहा है। चुनाव आयोग कहता कुछ है, अगले दिन विज्ञापन निकालकर उसी का खंडन करता दिखाई पड़ता है और फिर कहता है कि ये सारी चीजें गलत है, जो नियम पहले बनाए गए हैं वही सही है। खैर, इस पर तो चर्चा हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हैं मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नियम, वो सही है या गलत है, वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या फिर उनसे इतर है। लेकिन जो चुनाव आयोग अब दावे कर रहा है अपनी कार्यकुशलता को लेकर, उस पर जिस तरह की चुनौती मिल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से ये कह रहा है कि वो लगभग 2 करोड़ लोगों के फॉर्म उसने इकट्ठा कर लिए हैं, फॉर्म इकट्ठा कर लिए हैं, तो क्या इसका मतलब ये कि इतने लोगों के दस्तावेज भी उसको मिल गए हैं जिन दस्तावेजों की चुनाव आयोग ने मांग कर रखी है? बड़ा सवाल है अमलेंदु जी, क्योंकि इस प्रक्रिया पर सवाल उठ ही रहे हैं। जो BLO नियुक्त तैनात किए गए हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अब जो चुनाव आयोग ये कह रहा है, तो क्या उसके द्वारा निर्धारित जो दस्तावेज थे उसको मिले हुए हैं? योगेंद्र यादव खुली चुनौती दे रहे हैं। इसका मतलब कि जो आशंकाएं थी वो आशंकाएं वास्तव में मजबूत दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि ऐसा करना संभव है नहीं। और लोगों को पता भी है कि जो फॉर्म इकट्ठे किए भी गए हैं, जमा किए गए हैं, उनके साथ दस्तावेज उनको नहीं मिले। हाँ, इसके साथ दस्तावेज नहीं मिले हैं। और समीर जी, इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग की इसके पीछे रणनीति क्या है। एक तो रणनीति चुनाव आयोग की ये है कि इसके जरिए जब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, तब ये जाकर वो बताए कि साहब देखिए, इतना तो हम पहली फॉर्म इकट्ठा कर चुके हैं और इस प्रक्रिया को बीच में ना रोका जाए, वरना धन की बर्बादी होगी। पहला तो जो है कारण ये बताया जा रहा है। और दूसरा कारण जो है वो और ज़्यादा खतरनाक है, और वो कारण ये है कि इतने फॉर्म, या जैसे उसने विज्ञापन जारी कर दिया कि आप बाद में भी दे सकते हैं इसको, आप बिना फोटो भी नहीं तो बिना फोटो के भी आप भर दिए। तो इस तरीके के जो फॉर्म आ जाएंगे, उनको फिर आसानी से छांट कर फिर उनकी नागरिकता रद्द करने के लिए नागरिकता प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा। यानी बहुत आसानी से कर दिया जाएगा। और दूसरा ये कि इस धुप्पल में जो बीजेपी के जो वोट बढ़ाए जाने हैं, 1.5 करोड़ फर्जी वोट जो हैं, वो इसमें बीच में घुसा दिए जाएंगे। ये जो है आशंकाएं विपक्ष की तरफ से व्यक्त की जा रही हैं। ये साफ तौर पे, चूंकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जब आपके पास अगर मान लीजिए 2 करोड़ के आसपास आप बता रहे हैं कि आपने प्रपत्र भरवा लिए, आपके पास आ गए, तो लेकिन आपके जो आपका अपलोड किए हैं आपने, वो केवल 7.5% किए हैं। आप कह रहे हैं कि 25% आपके पास आ चुके हैं। तो भाई 7.5% ही आपने अपलोड क्यों किए हैं? तो ये इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि 7.5% तो आपने अपलोड कर लिया, लेकिन जो आपने अपलोड नहीं किए हैं, असली घपला चुनाव आयोग उसमें कर रहा है। और बुरी तरीके से चुनाव आयोग इस पर घिरा हुआ है। विपक्ष ने अच्छी तरीके से घेर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा ही हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी समीर जी, और जस्टिस धूलिया जो उस बेंच में थे, उन्होंने एक बात कही, और उससे बात से ये साफ होता है कि चुनाव आयोग किस तरीके से घिरा हुआ है।
जस्टिस धूलिया ने ये कहा कि जब इस पर 10 जुलाई की सुनवाई निर्धारित की, उन्होंने कहा कि ये जो 25 जुलाई जो है, जो तारीख दी है, ये कोई पवित्र तारीख नहीं है। जी हाँ, है ना, और अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि साहब ये जो आगे चलना चाहिए, तो इसलिए इस पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। यानी कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसलिए इस आधार पर अगर चुनाव आयोग जाएगा कि साहब प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसको रोक दिया जाए, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और आप नए सिरे से वोटर लिस्ट बना रहे हैं, आप नागरिकता तय कर रहे हैं, जो कि आपका अधिकार नहीं है। तो जो आपका अधिकार नहीं है, उसके लिए आप प्रक्रिया आप शुरू कर दें और चाहे प्रक्रिया खत्म कर दें, जब वो आपका अधिकार ही नहीं है, तो आप उस पर कैसे जा सकते हैं, इसको लेकर बात है। जी बिल्कुल, इसको लेकर बात है। और जो चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है, और अमलेंदु जी वही कह रहे हैं कि इसके पीछे एक जो बड़ा लॉजिक है कि चुनाव आयोग जब सामने आएगा इस सुप्रीम कोर्ट के, तो ये कहेगा कि हमने प्रक्रिया को इतना इस हद तक यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है। लेकिन उस दावे पर किस तरह से सवाल उठ रहे हैं, योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है, चूंकि इस पूरे प्रकरण से, इस मामले से काफ़ी उनको एक लंबा तजुर्बा उनका है और चुनाव को लेकर वो सेफोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा भी इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं। उनका कहना है कि क्या आप मुझे, लिखा है कि चुनाव आयोग को खुली चुनौती है, क्या आप मुझे इस तथ्य जांच में किए गए दावे कि 36% से अधिक मतदाताओं ने 7 जुलाई तक फॉर्म भरे हुए गणना प्रपत्र जमा कर दिए थे, इस तथ्य की जांच की अनुमति देंगे? मैं आपको इन नामों की सूची सार्वजनिक करने की चुनौती देता हूं। इसके अलावा आप के आदेश में दिए गए सिद्धांत का हवाला देकर मेरी आशंका कि 2.5 करोड़ लोगों के मताधिकार से वंचित होंगे, ये आशंका उन्होंने जताई है। चुनाव आयोग को उन्होंने चुनौती दी है कि आप इसका खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा कहना है कि इलेक्शन कमीशन का आदेश उस सिद्धांत के विपरीत है। आप कितने लोगों ने प्रपत्र भरा है, यानी वो फॉर्म भरा है, इसका कोई आंकड़ा बताकर इसका खंडन नहीं कर सकते। ये बात मुद्दे से परे है। मैं जो मुद्दा उठाता हूं वो ये है कि क्या उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश द्वारा निर्धारित दस्तावेजी आवश्यकता को पूरा किया है या कर सकते हैं। मेरी आशंका चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 प्रमाण पत्रों के कवरेज के बारे में आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है। यदि आपके पास कोई प्रति साक्ष्य है तो उसे प्रस्तुत करें, या एक नया तथ्य जांचकर्ता यानी फैक्ट फाइंडर उसमें वो नियुक्त करें कि जो इन बातों की जांच करे। सीधे से इस पूरे इनके इस ट्वीट का मतलब यह है कि चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है कि इतने फॉर्म उसने जमा कर लिए हैं, तो ये बताए कि क्या ये सही है और क्या इन फॉर्म्स को जो जमा किए गए हैं इनके साथ उसने वो 11 दस्तावेजों में से जो ज़रूरी दस्तावेज हैं क्या वो भी उसको मिले हैं। तो बहुत सी बात, जो जन्म प्रमाण पत्र की बात हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण वो है। तो इतने दिनों में उसको मिल नहीं पाए हैं, यानी इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। निश्चित तौर पर यह दावा चुनाव जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो उसको भी खारिज किया जाएगा। जो विपक्षी पार्टियां होंगी, जो उस विपक्षी दल है या फिर उनके वकील हैं, लेकिन योगेंद्र यादव की ये चुनौती बहुत मायने रखती है और सीधे सीधे चुनाव आयोग को गलत साबित करती है या झूठा साबित करती है, और क्योंकि चुनाव आयोग ने उनकी चुनौती पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। हाँ, कोई अभी तक जवाब नहीं आया है, और चुनाव आयोग अगर कोई जवाब देता है या उसकी चुनौती को स्वीकार करता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर ना तो कोई जवाब दिया है और ना उनकी इस चुनौती को अभी तक स्वीकार किया है। और अब 9 जुलाई को, यानी कि समीर जी, कल बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान किया गया है। उस बिहार बंद और चक्का जाम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों शरीक होंगे, ये सूचनाएं हैं। और इस बंद से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दिखाई पड़ते हैं। चूंकि आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं है, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एजेंडा सेट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहा है। ये विपक्ष ने खुले तौर पर आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग ने इनका कोई खंडन भी नहीं किया कि वो बीजेपी का एजेंट नहीं है। ये भी उसकी तरफ से कोई खंडन नहीं किया गया। और ना अभी तक जो विपक्षी तरफ से मांग है ये कि आपने जो बीएलओ नियुक्त किए हैं, आपने जो स्वयंसेवक नियुक्त किए हैं, उनकी पात्रता क्या है, क्या उन लोगों के पास ये 11 जो दस्तावेज आपने बताए हैं इनमें से कोई दस्तावेज है उन्होंने दाखिल कर दिए हैं। पहले ये बताइए, क्या ज्ञानेश कुमार जो खुद हैं उनके पास इन 11 दस्तावेजों से कोई दस्तावेज है?
क्या जो वहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं बिहार के, क्या उनके पास इनमें से कोई दस्तावेज है, तो उसको आप सार्वजनिक कीजिए। और जो आपने BLO नियुक्त किए हैं और जो आपने स्वयंसेवक नियुक्त किए हैं उनकी भी सूची आप सार्वजनिक कीजिए और बताइए कि ये कहाँ से लाए गए हैं, इनकी भर्ती की प्रक्रिया क्या थी, कितना इनको पैसा दिया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग बताए, लेकिन चुनाव आयोग इस पर खामोश है। जी बिल्कुल। और इस तरह के जो लगातार विजुअल्स आ रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं अमलेंदु जी की जो BLO हैं ये लोगों के पास जब जा रहे हैं तो यही लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप ये दस्तावेज नहीं जमा करेंगे तो आपको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, आपकी नागरिकता चली जाएगी। इस पर भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं कि वो सही जानकारी लोगों को दे रहे हैं। और इधर जिस तरीके से विज्ञापन रविवार को निकाला अखबारों में, अचानक चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के इस विरोध को देखते हुए उस विज्ञापन में कही गई बातों का भी मुख्य चुनाव आयुक्त शाम को खंडन करते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत एक भ्रम में लोगों को रखे हुए है कि आखिर चुनाव आयोग चाहता क्या है। लेकिन जब विज्ञापन का खंडन किया तो विपक्षी दलों ने साफ तौर पर कहा कि लोग इससे भ्रमित ना हो, वास्तव में चुनाव आयोग ने जो नियम निकाले हैं उसके आधार पर ही वो मतदाता सूची तैयार कर रहा है और जो लोग मतदाता सूची से बाहर होंगे उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। यही उसका षड्यंत्र है। विज्ञापन देकर भले ही वो कह रहा हो कि आप उसको जमा करें या ना करें नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। यह विपक्षी दलों की आशंका है और तमाम जो मतदाता हैं बिहार के उनकी भी आशंका है। हाँ बिल्कुल, बिहार के मतदाताओं की भी आशंका यही है और यही सवाल बार बार उठ रहे हैं कि ये किस तरीके से चुनाव आयोग मतदाताओं की मताधिकार छीनने का और नागरिकता छीनने का षड्यंत्र रच रहा है। ये बात जा रही है और आम जनता इस पर अब सवाल कर रही है और कल जो बिहार बंद होगा उससे ये बातें और सामने निकल कर आएंगी। लोग मुखर होकर सड़कों पर अब बोलने लगे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा जो है उसको कर रहा है। और आप आम नागरिक से भी अगर पूछे, किसी से भी रास्ता चलते तो साफ तौर पे यही कहता हुआ सुना जाता है कि चुनाव आयोग नहीं है, ये तो भाजपा का जो है अनुषंगिक संगठन है, ये भाजपा के अनुषंगिक संगठन की तरीके से काम कर रहा है। समीर जी, मुझे लगता है कि पिछले 78 सालों में किसी भी संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा इतनी खराब नहीं हुई होगी, यहाँ तक कि ईडी और CBI की भी नहीं हुई है, हाँ। जितनी कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा जो है गिरी है। जी। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। बिल्कुल, ये लगातार इस संवैधानिक संस्था पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो सरकार के लिए, एक पार्टी के लिए काम कर रहा है और इन आरोपों का खंडन करने के लिए उसके पास तर्क भी नहीं है, उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। क्योंकि अगर होते तो वो करता। एक ही तरह के आरोप लगातार कि चुनावी प्रक्रिया कैसे बाधित हो रही है, मतदाता सूची में कैसे धांधली हो रही है, EVM का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है, इन सब पर चुनाव आयोग की ओर से कोई अभी तक का एक पुष्ट जवाब नहीं आया है। कुछ चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह कि आप उसको छोड़ नहीं देंगे। विपक्ष की आवाज भी महत्वपूर्ण होती है, वो भी देश की जनता के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन लगातार विपक्ष की मांग को इग्नोर किया जा रहा है और अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामला गया है और सड़कों पर भी पूरा का पूरा विपक्ष उतरने की तैयारी में है। कल 9 जुलाई को बिहार बंद का आयोजन किया गया है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल उसमें शामिल हैं और इसको लेकर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, RJD हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सारे दल हैं। छोटी पार्टियां भी जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो भी हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियां भी या छोटे जो और जो एक गैर राजनीतिक संगठन भी इस बंद में इन राजनीतिक दलों का साथ दे रहे हैं। बिहार में एक जो महत्वपूर्ण नेता हैं कई, यहाँ तक कि जो घटक दल हैं अमलेंदु जी, उनके भीतर भी बहुत बेचैनी इस बात को लेकर देखी जा रही है कि मतदाता सूची में कहीं उनके अपने लोग भी इसमें निकाल न दिए जाए, क्योंकि ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, निश्चित तौर पर गरीब तबका और जो संसाधन विहीन तबका है वो तो ज़्यादा प्रभावित होगा, लेकिन और भी लोग इसकी जद में आएंगे क्योंकि जो दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों के पास नहीं, समझिए अधिकांश के पास नहीं है। अधिकांश के पास नहीं है और जन्म प्रमाण पत्र तो केवल 1.37% लोगों के पास है जी।
और जो लोगों के पास है 90% लोगों के पास आधार, उसको आप मान नहीं रहे। और यहाँ सवाल ये है कि भाई भारत सरकार द्वारा दिया गया कोई भी पहचान पत्र, उसको चुनाव आयोग लेने से इनकार कैसे कर सकता है, जबकि भारत सरकार ने अभी तक कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दिया है। भारत सरकार की तरफ से कोई भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, तो नागरिकता तय चुनाव आयोग कैसे कर देगा? महत्वपूर्ण सवाल तो ये है। तो इसलिए जब भी कोई इस तरीके के प्रपत्र होते हैं, वही नागरिकता के प्रमाण माने जाते हैं। और खुद चुनाव आयोग कहता है कि अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है, आपका मतदाता सूची में नाम है, तो आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, टेलीफोन का वो, और आप ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके मनरेगा का जॉब कार्ड, सरकारी एजेंसी द्वारा दिया गया कोई भी आप जो है वो कार्ड, वो लेकर आप वोट डाल सकते हैं। तो जिस आधार पर वोट डाला जा सकता है, उस आधार पर वोट बन कैसे नहीं सकता है? और अभी तक जो वोट बने उसके लिए वो किस आधार पर बने थे? भाई अभी तक जो मतदाता सूची बनी थी, जिस पे चुनाव हुआ 2024 का, आपने लोकसभा चुनाव करवाया, आपने महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव करवाए, आपने दिल्ली का विधानसभा चुनाव करवाया, हरियाणा का विधानसभा चुनाव करवाए, तो ये मतदाता सूचियां जो बनी थी, ये किस आधार पर मतदाता के नाम जो थे जोड़े गए थे? चुनाव आयोग पहले ये बताए। बिल्कुल यही सवाल पूछ रहे हैं मुकेश सहनी, उनको भी सुनते हैं और कल के बंद में का आह्वान कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अगर मतदाता सूची गलत है, इसमें विदेशी लोगों का, जो चुनाव आयोग कह रहा है कि बहुत सारे विदेशी लोग हैं मतदाता बन गए हैं वहां पर, तो क्या जो 40 एमपी चुने गए हैं बिहार के, वो सारे के सारे गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से चुने गए हैं? और अगर ऐसा है तो फिर उनसे इस्तीफा लिया जाए। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी, और ये चुनाव आयोग का ये फरमान जो है, किस तरीके से मतदाता सूची की जांच होगी और नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर उन्होंने क्या कहा है। चुनाव आयोग के ऊपर जो हम लोग भरोसा करते थे, वो हम लोगों का चुनाव आयोग पे से भरोसा खत्म होते जा रहा है। अभी पूरे बिहार में बीएलओ जो है परेशान है, और सब गरीब तबके के लोग हैं, उनको धमकी दिया जा रहा है, एसडीओ की तरफ से, बीडीओ की तरफ से धमकी दिया जा रहा है, डीएम की तरफ से धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे तुम टाइम पे अगर काम नहीं करोगे। और वो आनंद फानन में जैसे तैसे वो काम कर रहे हैं, बगैर पेपर का अपलोड कर रहे हैं। और जब बगैर पेपर का अपलोड करेंगे और उसके बाद जब चुनाव आयोग के अंदर में आ जाएंगे, उनके आरओ के पास आ जाएंगे, वो रात को मान लीजिए किसी समय कहीं पे 50-100 लोगों का अगर नाम को छटनी कर दिया, काट दिया गया, तो अब बताइए उस बीएलओ के साथ क्या होगा? उस गांव के लोग बीएलओ के साथ क्या करेंगे? मारपीट करेंगे, हाथापाई करेंगे कि हमने आपको तो पेपर दिया था, हमने अपना नाम जुड़वाया, फिर मेरा नाम कैसे कट गया, और उसके लिए भी कोई हमारे पास सूचना नहीं आ रहा है। तो ये पूरे बिहार को परेशान करने का नीति जो है चुनाव आयोग अपना रहे हैं, मोदी जी अपना रहे हैं। इसके खिलाफ में हम लोग पूरा बिहार में चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं होगा तो इसके निरंतर आगे भी चलेगा। 18 तारीख को भी हम लोग फिर बिहार में चक्का जाम करेंगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी कोर्ट में भी मामला गया है, हमें पूरा विश्वास है कोर्ट की तरफ से हम लोग बिहार के जनता को न्याय मिलेगा। और उसके बाद नहीं होता तो निरंतर ये चलते रहेगा। हर हाल में सरकार को, चुनाव आयोग को ये जो तालिबानी फैसला है उसको वापस लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग को अपना ये तालिबानी फैसला वापस लेना होगा, मुकेश सहनी कह रहे हैं। और कल बिहार बंद का आयोजन किया है पूरे विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया है और इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। राहुल गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में, जो बंद का आह्वान है, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस बंद के उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और बिहार कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया, उसमें लिखा है उसने कि लड़ने आपके हक की लड़ाई फिर आ रहे हैं जननायक राहुल गांधी। और ये जो है आप बता सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है पोस्टर में? जो पोस्टर जारी किया है कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग द्वारा बिहार में की जा रही वोटबंदी एवं लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का बिहार बंद एवं चक्का जाम 9 जुलाई 2025 बुधवार यानी कल ये चक्का जाम और बिहार बंद का आह्वान किया है विपक्षी दलों ने। और 10 जुलाई को यानी परसों सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। नोटिस जारी किया गया है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो चुनाव आयोग को घेरने वाला मुद्दा है अमलेंदु जी, वो है जो नागरिकता के सवाल का उसने जो क्लॉज जोड़े हुए हैं और ये कहा है कि अगर इनके आप दस्तावेज नहीं जमा करते हैं तो आप मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे और आपकी नागरिकता भी जा सकती है, नागरिकता चली जाएगी। इस पर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक जो रिट जारी की जाती है और पूछा जाता है, को वारंटों की रिट, वो जारी कर सकता है, क्योंकि ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है कि वो नागरिकता की जांच किसी की करे।
हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग को चूंकि अधिकार प्राप्त नहीं है कि आप नागरिकता की जांच करें, तो आप नहीं कर सकते। और आप कह रहे हैं कि आप नागरिकता की जांच करेंगे और जांच ही नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर आपकी ये नहीं है तो आपको भेज दिया जाएगा न्यायाधिकरण के पास। नागरिकता न्यायाधिकरण के पास आपको भेज दिया जाएगा, यानी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। ये साफ तौर पे कह रहा है चुनाव आयोग। तो इसका मतलब कि आपके पास वो शक्तियां आ गई कि आप अब नागरिकता तय करेंगे। तो चुनाव आयोग नागरिकता तय करने के लिए नहीं है। नागरिकता भारत सरकार तय करती है, और नागरिकता भारत सरकार जब तय करती है तो भारत सरकार जो डॉक्यूमेंट देती है उसको आप मान नहीं रहे। तो यानी कि आप भारत सरकार की अवहेलना कर रहे हैं। चुनाव आयोग सीधी सीधी भारत सरकार को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि आपका दिया हुआ मतदाता पहचान पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड, भारत सरकार द्वारा दिया गया मनरेगा कार्ड, भारत सरकार द्वारा दिया गया जॉब कार्ड, भारत सरकार द्वारा दिया गया बीमा का कार्ड, सब अमान्य कर रहा है। इसका मतलब वो सीधे सीधे चुनाव आयोग भारत सरकार को चुनौती दे रहा है। इसमें तो पक्ष भारत सरकार को बनना चाहिए था। मोदी जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था कि भाई ये संवैधानिक संस्था जो है ये सरकार को सीधे सीधे चुनौती दे रही है। तो ये तो सरकार खामोश बैठी हुई है। इसका मतलब मोदी जी को मतलब सीधी सीधी चुनौती का चुनाव आयोग दे रहा है। तो बीजेपी खामोश क्यों है, नीतीश कुमार खामोश क्यों है, चिराग पासवान खामोश क्यों है कि जब मोदी जी की सरकार को सीधी सीधी चुनौती चुनाव आयोग दे रहा है? ये तो इनको जाना चाहिए था। विपक्ष गया है, विपक्ष तो गया है जनता के लिए, लेकिन सरकार को चुनौती खुली दे रहा है चुनाव आयोग। इसके लिए तो जाना चाहिए था सरकार को, लेकिन सरकार खामोश बैठी हुई है। इसका मतलब क्या है? कोई विदेशी सरकार है क्या? ये भारत की सरकार नहीं है कि जिसके दिए हुए प्रमाण पत्र नहीं माने जाएंगे? चुनाव आयोग क्या ये कहना चाहता है? तो ये बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका वो ये कि जो नागरिकता संबंधी उसमें जो बातें कही गई हैं, वो क्लॉज जोड़े गए हैं कि उनकी नागरिकता जा सकती है जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे और उनका मतदाता सूची में नाम कट जाएगा। इसको लेकर निश्चित तौर पर चुनाव आयोग गंभीर संकट में है, क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और अब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। उसमें ये मांगा है, नोटिस भेजा है चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और वो क्या जवाब इसमें देता है। लेकिन वो अपने पक्ष को किस तरीके से मजबूत कर रहा है और उसके लिए वो कैसे एक गलत तथ्य दे रहा है, ये दावा किया है योगेंद्र यादव ने। और विपक्ष का भी ये कहना है कि लगातार वो बता रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमने फॉर्म इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन उन फॉर्म को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसमें जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो भी उनको मिले हैं या नहीं मिले हैं। और दूसरी बात ये कि इस जो पूरी प्रक्रिया है इसमें उन बीएलओस पे भी सवाल उठ रहे हैं जिनको नियुक्त किया है, तैनात किया है चुनाव आयोग ने, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोगों से फॉर्म इकट्ठा करके लाए और दस्तावेज इकट्ठा करके लाए। बहुत महत्वपूर्ण बात अभी कह रहे थे मुकेश सहनी अमलेंदु जी की जो बीएलओस जो है इनकी सुरक्षा को लेकर भी खतरा है, क्योंकि इनके पास कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। और जो गलत फहमियां बार बार चुनाव आयोग के निर्देशों को बदलने और फिर उनको वही बात कहने पर जो पैदा हो रही हैं उसका जवाब वही देंगे। और उनके पास अगर जवाब नहीं होगा तो करेंगे क्या? तो एक तरीके से ये बीएलओ नियुक्त कैसे हुए हैं, किसने किया है? और दूसरी बात ये है कि उनकी सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अब चुनाव आयोग को खुद भी लग रहा होगा कि ये हमने क्या कर दिया है। नहीं, चुनाव आयोग को कुछ नहीं लग रहा होगा ये हमने क्या कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग ने किया ही इसीलिए कि वहां जमीन पर जाकर पिटे बीएलओ और मतदाता सूची में से नाम काट दिया। ज्ञानेश कुमार जी, भाई यही तो होगा। जब नाम कटेंगे तो घेरा कौन जाएगा जमीन पे? बीएलओ पकड़ा जाएगा। जनता किसे मारेगी? बीएलओ को मारेगी कि हमारा नाम कैसे काट दिया। ज्ञानेश कुमार जी तो आराम से बैठे हैं सिक्योरिटी में, वो तो नहीं मिलते विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल से भी, वो तो केवल राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलते हैं, पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं और कहते हैं कि 2 आदमी मिलने के लिए आएंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं तो 5 लोगों के साथ मिलते हैं। बाकी सबसे आप कहते हैं 2 लोग आइए। तो ये तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के जो है न्यू कमीशन, नया चुनाव आयोग है उनका कहना है। तो उसके मतलब कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तो जो चाहेंगे वही करेंगे, उनके ऊपर न तो कोई नियम है, न कोई संविधान है, न कोई सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, ये गलतफहमी हो जाती है कभी कभी समीर जी। जो संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनको गलतफहमी हो जाती है कि वो संविधान से ऊपर हो गए, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि संविधान से ऊपर नहीं हो गए। आपकी संवैधानिक संस्था संविधान की वजह से है।
संविधान अगर नहीं है तो आपकी संस्था भी खत्म हो जाए, तो अगर संविधान को चुनौती दी जाएगी तो चुनाव आयोग भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इधर मुकेश सैनी ने एक ट्वीट किया है और एक वीडियो भी है, चूंकि वीडियो पे हम सुना नहीं सकते, लेकिन उनका ट्वीट जो हम जरूर दिखा सकते हैं। जी, ये ट्वीट में ये लिख रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी, जिनको अभी हम लोगों ने सुनवाया, फिर सुनेंगे उनको थोड़ी देर में, वो लिख रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो तो बिहार के 40 सांसदों की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। यानी जो 40 लोकसभा के एमपी अभी चुने गए हैं पिछले साल, क्योंकि इसी मतदाता सूची के आधार पर चुने गए हैं, तो अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो बिहार के 40 सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये वीआईपी पार्टी है उनकी, मुकेश सहनी की, काफ़ी कई इलाकों में बड़ा प्रभाव रखते हैं और वो भी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, चूंकि ये जिस तबके की राजनीति करते हैं अमलेंदु जी, ये वही तबका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने जा रहा है चुनाव आयोग के इस फरमान से। बिल्कुल, चुनाव आयोग के फरमान से यही जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। मतलब दलित, वंचित, पिछड़े जो हैं, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना एजेंडा है कि इन वर्गों को समाप्त किया जाना है। तो ये विपक्ष जो आरोप हैं अब तो सच होते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई क्या इन वर्गों को ही समाप्त किया जाना है। इस प्रक्रिया के जरिए जो एसआईआर बिहार में चल रही है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले वही हैं। और जो योगेंद्र यादव ने चुनौती दी है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर चुनाव आयोग भी अपनी सही है और 36% उसके पास फॉर्म वापस आ चुके हैं, तो चुनाव आयोग को ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। तुरंत कहना चाहिए कि हाँ आइए आप हमारे दफ्तर में आके इसको आप कर लीजिए। चुनाव आयोग ने अभी तक चुनौती स्वीकार क्यों नहीं की? मैं तो देख रहा हूँ, बार बार खंगाल रहा हूं कि चुनाव आयोग ने इसको चुनौती स्वीकार की कि नहीं की। कई घंटे हो चुके हैं चुनौती दी हुई, चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कोई चुनौती स्वीकार नहीं की है। जब आप कह रहे हैं कि आपका जो पोर्टल है उस पर केवल 7.5% आपने अपडेट किया है, तो आखिर इन 7.5% भी अपडेट किया है तो इन लोगों ने क्या डॉक्यूमेंट दिए? जब बिहार में जन्म प्रमाण पत्र ही केवल 1.37% लोगों के पास है, पासपोर्ट केवल 2% लोगों के पास है, जमीन के कागज लोग दे नहीं रहे हैं, और जमीन और 70% के आसपास भूमिहीन है, तो जमीन के कागज कितनों के पास होंगे? तो ये आपके पास डाटा कहाँ से आ गया, कागज कहाँ से आ गया? क्या फर्जी वोट भर लिए 2 करोड़ आपने? तो बताइए ना, सार्वजनिक कीजिए उसको, सूची को। यही तो कह रहे हैं योगेंद्र यादव कि आप उस सूची को सार्वजनिक कीजिए। तो आशंकाएं यही व्यक्त की जा रही हैं कि इसके जरिए एक तो फर्जी वोट बढ़ा लिए जाएंगे और जो असली वोट हैं उनको काट दिया जाएगा और उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये आशंकाएं विपक्षी तरफ से व्यक्त की जा रही हैं। और अभी 7 जुलाई तक का, जैसा योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 36% फॉर्म उन्होंने इकट्ठा कर लिए, तो अभी 10 जुलाई को जाना है सुप्रीम कोर्ट के सामने। 3 दिन और है, यानी जब 7 जुलाई के बाद से, इसका मतलब कि वो लगभग 50% ये दावा करते हुए जाएंगे कि हमने फॉर्म जुटाए हैं। योगेंद्र यादव का एक ये ट्वीट देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव आयोग की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है और उसका जो क्लेम है, जो दावा है कि हमने इतना काम कर लिया है, जो क्योंकि इस पर यह भी बहुत सवाल उठ रहे थे कि आप इतना जो एसआईआर कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव उसका रिव्यू कर रहे हैं मतदाता सूची का, ये आप 1 महीने के भीतर कैसे कर लेंगे? इसको जस्टिफाई करने के लिए चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि उन्होंने अब तक 36% से अधिक मतदाताओं ने का फॉर्म हमने जमा कर लिया है। तो योगेंद्र यादव यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को खुली चुनौती है कि आप मुझे इस तथ्य जांच में किए गए दावे कि 36% से अधिक मतदाताओं ने 7 जुलाई तक भरे हुए गणना प्रपत्र जमा कर दिए थे, इस तथ्य की जांच करने की अनुमति देंगे। मैं आपको इन नामों की सूची सार्वजनिक करने की चुनौती देता हूं। इसके अलावा आप चुनाव आयोग के आदेश में दिए गए सिद्धांत का हवाला देकर मेरी आशंका, यानी 2.5 करोड़ लोगों के मताधिकार से वंचित होने की जो आशंका है योगेंद्र यादव की, उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना है कि चुनाव आयोग का आदेश उस सिद्धांत के विपरीत है। आप कितने लोगों ने प्रपत्र भरा है इसका कोई आंकड़ा बताकर इसका खंडन नहीं कर सकते। ये बात मुद्दे से परे है। मैं जो मुद्दा उठाता हूं वो ये है कि क्या उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश द्वारा निर्धारित दस्तावेजी आवश्यकता को पूरा किया है या कर सकते हैं। मेरी आशंका चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 प्रमाण पत्रों के कवरेज के बारे में आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है। यदि आपके पास कोई प्रतिसाक्ष्य है तो उसे प्रस्तुत करें या एक नया तथ्य जांचकर्ता नियुक्त करें। ये उन्होंने चुनौती दी है चुनाव आयोग को योगेंद्र यादव ने, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 जुलाई तक उसने 36% लोगों ने फॉर्म जमा कर दिए हैं। वो ये भी बताना चाहता है कि कितनी तेज ये प्रक्रिया चल रही है
और कितनी जल्दी इसको हम पूरा कर लेंगे, यानी चुनाव होने से, विधानसभा चुनाव से पहले हम इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन इन्हीं सारी तेजी पर तो सवाल उठ भी रहे हैं कि आप इतने कर लेंगे, लेकिन जिनके पास दस्तावेज नहीं है वो कहां जाएंगे? जाना तो उन्हीं को है जो 40% के करीब बताए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जाना उन्हीं को जो 40% के करीब है। और इसका मतलब क्या, केवल अगर ये मान भी लिया जाए कि चुनाव आयोग जो है वो सही कह रहा है कि उसके बाद 36% आ गए हैं, तो अगर 36% आ गए और आप बता रहे हैं कि आप जो 80% से ज़्यादा लोगों को आप बांट चुके हैं फॉर्म जी, और आप जल्दी जल्दी भरवा रहे हैं, आपका BLO घर घर जा रहा है, ये आप बता रहे हैं, तो अगर ऐसा बढ़ चुका है तो फिर बाकी क्या, इसका मतलब कि 60% लोगों के पास नहीं है फिर कागजात? आप खुद इसका मतलब स्वीकार कर रहे हैं जी, कि 60% लोगों के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस पर चुनाव आयोग फंसा हुआ नजर आता है। उसके पास कोई ऐसे तर्क नहीं है कि वो अपने इस आदेश को जेन्युइन ठहरा सके। और सबसे बड़ी बात ये कि जेन्युइन है कि नहीं है वो बात की बात है। सवाल ये कि क्या आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप नागरिकों की नागरिकता जांच सकें? महत्वपूर्ण सवाल ये है। और क्या आप जो नए सिरे से वोटर लिस्ट बना सकते हैं? ये सवाल है। तो नए सिरे से ना तो चुनाव वोटर लिस्ट बना सकता है, ये रिवीजन नहीं है, नए सिरे से आप वोटर लिस्ट बना रहे हैं। और अगर आप नए सिरे से वोटर लिस्ट बना रहे हैं तो आप इतने कम समय में वोटर लिस्ट नहीं बना सकते, ये है। और अगर वोटर लिस्ट आप नए सिरे से बना रहे हैं तो उसके आपको कारण बताने पड़ेंगे कि आप नए सिरे से वोटर लिस्ट क्यों बना रहे हैं। क्या पुरानी वोटर लिस्ट गलत थी? और अगर पुरानी वोटर लिस्ट गलत थी तो नरेंद्र मोदी का चुनाव भी अवैध है, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना भी अवैध है, और बिहार के 40 सांसद जो चुने गए हैं वो भी अवैध है। इसका मतलब चुनाव आयोग यह कहना चाहता है अगर आप जो है पिछड़ी मतदाता सूची को नकार रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग के ऊपर सवाल है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कल जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया है, और आज अभी थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रीय जनता दल जो है उसने भी एक अपना पोस्टर जारी करते हुए ट्विटर पर बंद का आह्वान किया है। जी बिल्कुल, बिहार कांग्रेस ने उसको हमने देखा कि पोस्टर जारी किया है कल के बिहार बंद को लेकर। राहुल गांधी भी उसमें जा रहे हैं, कांग्रेस में, लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, और राष्ट्रीय जनता दल ने भी अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्टर जारी किया है और लिखा है कि कल है संपूर्ण बिहार बंद, इंडिया गठबंधन द्वारा आहूत संपूर्ण बिहार बंद। बिहार के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों एवं दिव्यांग जनों के मताधिकार पर मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर कुठाराघात करने के भाजपा के षड्यंत्र के विरुद्ध और ट्रेड यूनियन के हड़ताल के समर्थन में कल रहेगा चक्का जाम। मतलब सब कुछ जाम। भारतीय लोकतंत्र चुनाव आयोग के अधिकारियों की मनमानी, अंधभक्ति और चाटुकारिता के अनुसार नहीं चलेगा। बहुत तल्ख भाषा में ये ट्वीट किया गया है और ये चुनाव आयोग पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, आप थोड़ी देर पहले कह ही रहे थे कि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि इस संवैधानिक संस्था पर इतने गंभीर और इतने आरोप लगे हों, इतने ज़्यादा कि वो सरकार के साथ मिलकर पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। हाँ बिल्कुल, किसी संवैधानिक संस्था पर इतने गंभीर आरोप नहीं लगे थे। ईडी और सीबीआई पर भी आरोप लगते हैं और वो सामने भी आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा गंभीर आरोप जितने चुनाव आयोग पर लग रहे हैं वो तो नहीं लग रहे। भाई वो तो चलिए सरकार के अधीन आने वाली संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग तो एक स्वायत्त संस्था है। बिल्कुल। तो अगर एक स्वायत्त संस्था जो है इस तरीके, मान ली समझिए कल को सुप्रीम कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर काम करने लग जाए तो फिर कहाँ लोकतंत्र बचेगा, कहाँ न्याय बचेगा। तो संवैधानिक संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो सरकार के दबाव में नहीं आएंगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार के दबाव में आने की बात छोड़ दीजिए, एक राजनीतिक दल का एजेंडा चुनाव आयोग लागू कर रहा है और दूसरे मतदाताओं का मताधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है, नागरिकों के खिलाफ खड़ा हो गया है चुनाव आयोग, इसको लेकर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप याद होगा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले कई बार ऐसा हुआ। यहाँ विपक्षी नेताओं ने कहा कि अभी बीजेपी के किसी नेता का बयान आएगा और उसके बाद चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा, और ऐसा होता रहा है। तो ये इस तरह के आरोप आरोप लगे कि बीजेपी के नेताओं के अनुसार चुनाव आयोग अपना कैलेंडर जारी करता है, चुनाव आयोग तारीखें जारी करता है, किस चरण में कब चुनाव होंगे, ये सारे फैसले चुनाव आयोग लेता है बीजेपी के नेताओं के सलाह पर या उनके कहने पर, उनके इशारे पर। इस तरह के आरोप, और वो आरोप लगातार पुष्ट होते दिखाई पड़े। तो बहुत ही गंभीर आरोप है। लेकिन ये मतदाता सूची में जिस तरह से लाखों मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने की एक साजिश है, जो विपक्ष कह रहा है, चुनाव आयोग का ये जो नया फैसला है मतदाता सूची के पुनरीक्षण का, वो बहुत हैरान करने वाला है। और ये इसके बाद, बिहार के बाद अब इसको लागू किया जाना है दूसरे राज्यों में भी। तो ये अब आशंकाएं हैं कि अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर
पूरा का पूरा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो संकटग्रस्त हो जाएगी और उस पर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। अब बिहार बंद का आयोजन किया गया है और चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि अब चुनाव आयोग बहुत सारी चीज़ों को कह रहा है कि राजनीतिक दल भ्रम फैला रहे हैं। एक बार फिर कुछ चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक बयान आया हुआ है, अमलेंदु जी उसके बारे में बताएंगे। हाँ, बयान नहीं आया समीर जी। असल में जो योगेंद्र यादव ने कल एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट उनका ये था कि एक तर्क है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण बांग्लादेशी नागरिकों को हटाने के लिए जरूरी है और सच ये है कि बिहार में यदि अवैध विदेशी नागरिक हैं भी तो मुख्यतः नेपाल से आए लोग हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू हैं। इस प्रक्रिया से कुछ हजार बांग्लादेशी और दसियों हजार नेपाली नागरिकों को नाम कट सकते हैं, लेकिन साथ ही लगभग 2.5 करोड़ भारतीय नागरिकों के भी नाम कटने की आशंका है। मक्खी मारने के लिए नाक पर हथौड़ा नहीं चलाया जाता। इसको लेकर उन्होंने फैक्ट चेक जो था वो किया चुनाव आयोग ने, और उसको करते हुए ये उनके ट्वीट को मिसलीडिंग घोषित करते हुए चुनाव आयोग ने ट्वीट किया और लिखा कि द क्लेम दैट देयर आर एप्रीहेंशंस ऑफ रिमूविंग अराउंड 2.5 करोड़ इंडियन सिटीजन्स इज बेसलेस एंड मिसलीडिंग। ये उन्होंने अपना उनका जो योगेंद्र यादव ने आशंका जताई है कि इस प्रक्रिया से जो नया फॉर्मूला है चुनाव आयोग का तरीका है उससे 2.5 करोड़ मतदाता सूची से बाहर हो जाए। अभी जो हम लोगों ने जो चुनौती योगेंद्र यादव दे रहे हैं इसी पर चुनौती है। जी हाँ, इसी पर योगेंद्र यादव ने चुनौती दी कि आप इसको अगर मिसलीडिंग कह रहे हैं तो आप ये जारी कीजिए और फैक्ट चेक कराते हैं। आइए, अब चुनाव आयोग गायब हो गया है। अब उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है कि आप अब गायब हो गया। अब नहीं कह रहा मिसलीडिंग है, अब नहीं कह रहा कि ये गलत है। अरे भाई गलत है तो चुनौती स्वीकार करो, क्योंकि चुनाव आयोग ने खुद ट्वीट किया है और मिसलीडिंग बताया है योगेंद्र यादव के ट्वीट को। तो जब चुनाव आयोग ने योगेंद्र यादव के ट्वीट को मिसलीडिंग बताया है और योगेंद्र यादव चुनौती दे रहे हैं कि आओ फैक्ट चेक कर लेते हैं, लिस्ट दो मुझको, हम चेक करते हैं, तो काहे भागे यार चुनाव आयोग? बिल्कुल चुनाव को हाथ सामने आना चाहिए और ज्ञानेश कुमार को कहना चाहिए कि बिल्कुल हम तैयार हैं, आइए आप हमारे दफ्तर में आइए और आकर आप जांच कर लीजिए, हम लिस्ट अपलोड कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए गए। अरे आप इन 2 करोड़ जो आप बता रहे हैं उनकी सबकी छोड़ दीजिए। आपने जो 1 लाख BLO और जो आपने 2.5 लाख बताए कि स्वयं सेवा कार्य करता है, उन्हीं का जारी कर दो डेटा कि इन्होंने क्या क्या दिया है, सब असलियत सामने आ जाएगी। सारे वहाँ के जिलाधिकारी और SSP उनका ही डेटा जारी कर दो, मालूम पड़ जाएगा कितने भारत के नागरिक और कितने पाकिस्तान के नागरिक हैं, सबका मालूम पड़ जाएगा। तो ये एक तरीके से चुनाव आयोग सीधे सीधे भारत सरकार को चुनौती दे रहा है, यानी भारत गणराज्य को चुनौती चुनाव आयोग देता हुआ नजर आता है। समीर जी, बिल्कुल इस मुद्दे पर चुनाव आयोग किस कदर घिरा हुआ है और सवाल उठ रहे हैं, और जो मिसलीडिंग ट्वीट जिन लोगों के जो इस पर सवाल उठा रहे हैं उनके ट्वीट्स को मिसलीडिंग बता रहा है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि 2.5 करोड़ मतदाता नहीं होंगे तो आपने जो सूची अब तक तैयार कर ली है, जो आपने फॉर्म जमा कर लिए हैं, उसी बात की चुनौती योगेंद्र यादव दे रहे हैं कि आप उनको हमें दिखाइए और हम उसकी जांच करके आपको बताएंगे कि आप सही बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब चुनाव आयोग से आता है या नहीं आता है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जिस कदर अब चुनाव आयोग अपने फैसले पर घिरा हुआ है उसको लेकर अब वो खुद बेचैन दिख रहा है, बार बार उसके नियमों में बदलाव भी हो रहे हैं और इस तरह से वो जिम्मेदार लोगों के ट्वीट्स को मिसलीडिंग बता रहा है। कल अब बिहार बंद में इंडिया गठबंधन के जो भी जितने घटक दल हैं उन सभी ने एक साथ बिहार बंद का आह्वान किया है और 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। तो क्या वो इसका जवाब देगा? जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकता छीन लेने जैसी बात चुनाव आयोग अपने आदेश में कैसे जारी कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये इसमें उसकी गर्दन फंसी हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, इसी मसले पर फंसा हुआ है कि आप नागरिकता कैसे तय कर सकते हैं, NRC आप कैसे लागू कर सकते हैं। जी हाँ, आपको अधिकार कहाँ है NRC लागू करने का? आप तो उसको लागू कर रहे हैं सारे, उसमें आप नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और जो सरकार दे रही है नागरिकता के प्रमाण पत्र उसको आप मान नहीं रहे। तो क्या पाकिस्तान से लेकर आए नागरिकता के प्रमाण पत्र? पाकिस्तान देगा क्या? तो ये चुनाव आयोग कर क्या रहा है? ये कहाँ का चुनाव आयोग है? भारत का है कि पाकिस्तान का है जो भारत सरकार के दस्तावेजों को नहीं मान रहा है? तो मैं फिर कहूंगा कि भारत सरकार को चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि ये चुनाव आयोग कैसे भारत सरकार को चुनौती दे रहा है कि ना आधार कार्ड मानेगा, ना राशन कार्ड मानेगा, ना मतदाता पहचान पत्र मानेगा, ना जॉब मनरेगा का जॉब कार्ड मानेगा, ना क्रेडिट कार्ड मानेगा सरकार द्वारा दिया हुआ,
किसी चीज को नहीं मानेगा तो ये मानेगा आखिर क्या भाई? पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे क्या? वो केवल जन्म प्रमाण पत्र मानेगा, जो मैक्सिमम लोगों के पास बिहार में है ही नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रिमोट एरिया में रहते हैं। 70% इलाका बाढ़ प्रभावित है बिहार का, और बहुत सारे लोगों के दस्तावेज हर साल बह जाते हैं बाढ़ में। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास उनको रखने की जगह नहीं है। इसी बात की चिंताएं लोगों को है कि 1 महीने के भीतर ये सारे लोग चुनाव आयोग को अपने दस्तावेज, अपने जन्म प्रमाण पत्र कैसे उपलब्ध करा देंगे। और चुनाव आयोग फिर कहता है, विरोध को देखते हुए विज्ञापन जारी करता है कि कोई ज़रूरत नहीं है दस्तावेज की, आप केवल फॉर्म भर दीजिए। इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरा लेना चाहता है, जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दिखाने के लिए कि हमने 50% लोगों के 10 दिन के भीतर हमने जमा करा लिए हैं फॉर्म। हाँ। और अभी हम ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। लेकिन प्रक्रिया तो आप पूरी कर लेंगे, पर उसमें, उस प्रक्रिया में आप अपने ही नियमों का कितना पालन करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई आपने अपने नियम जो बनाए थे, आप उन्हीं को आप उल्लंघन कर रहे हैं। यानी मतदाता सूची आपने बनाई, और जिस मतदाता सूची पे आपने कई चुनाव करा लिए, आप उसी मतदाता सूची को नकार रहे हैं कि वो मतदाता सूची फर्जी थी। अरे भाई, तो इसका मतलब चुनाव ये कहना चाहता है कि 2024 में जिस मतदाता सूची पर चुनाव कराया वो मतदाता सूची फर्जी थी। साफ साफ कहे चुनाव आयोग फिर इस बात को। और क्या, वरना क्या कारण है कि आपको दूसरी मतदाता सूची बनानी पड़ रही है? और 6 महीने पहले अभी आप उसका अपडेशन करके चुके हैं। तो 6 महीने पहले जो मतदाता सूची आपने अपडेट की थी, वो 6 महीने के अंदर फर्जी कैसे हो गई जी? तो चुनाव ये तो बताए कि मतदाता सूची फर्जी क्यों है, आखिर क्या कारण है? ये बहुत गंभीर सवाल है, और चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब देते हुए नहीं दे पा रहा है, और इसीलिए अब चुनाव आयोग काफी ज्यादा घिरा हुआ नजर आ रहा है। समीर जी बिल्कुल, इधर चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है, और उधर बिहार में जिस तरीके से वहां की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लगातार वहां कैसे कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है, उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। और पूरे इस प्रकरण में चाहे वो चुनाव आयोग के ये फैसले हों, नियम हो, चाहे वहां पर कानून व्यवस्था की बात हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से खामोश दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मतदाता सूची को लेकर तो वहां पर चुनाव आयोग गिरा हुआ है, उस पर आरोप लगे रहे हैं कि वो कैसे मतदाता सूची को बदलने की कोशिश कर रहा है। और इधर नीतीश कुमार सरकार घिरी हुई है कानून व्यवस्था को लेकर। मतदाता सूची पर विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है और चुनाव आयोग के ऊपर, और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चुनौती मिली है, उसको लेकर अब एक ये देखने वाली बात होगी कि क्या चुनाव आयोग अपने इस फैसले में बदलाव करेगा। अब क्योंकि वो घिरा हुआ है चारों तरफ से, कानूनी रूप से भी और राजनीतिक जो एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जन दबाव होता है, उसके आगे भी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। एक बार उनको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। और जैसे मुकेश सहनी ने बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात कही कि उसी मतदाता सूची से अगर 40 सांसद आपने चुने हैं, तो क्या उन 40 सांसदों को भी बर्खास्त किया जाएगा, उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा, उनका भी चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाएगा? संजय सिंह को सुनते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, वो क्या कह रहे हैं। भी पूछ रहे हैं लोग जो स्पेशल तमाम इंडिया अलायंस के आपके जो, देखिए वो तो एक प्रकार की तानाशाही है इस देश के अंदर। आप लोगों की नागरिकता पे सवाल उठा रहे हैं, और चुनाव का मतदाता बनने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, उसमें से आधार कार्ड से लेकर तमाम प्रमाण जो मान्य थे पहले, आप उसको नहीं मान के एक तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और विशेष तौर से जो बिहार के लोग बाहर रहते हैं, उनको वोट से वंचित करने की एक गहरी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि उनको मालूम है कि जहां जहां बीजेपी का राज है और जहां जहां बिहार के लोग रह रहे हैं, उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं है। जैसे दिल्ली देखिए, कितने बिहार के, यूपी के, पूर्वांचल के लोगों के घर मकान तोड़ दिए गए। अब अगर ये वहां पे जाएंगे वोट देने, तो निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। तो इसलिए इन्होंने ये जानबूझ के, जो लोग बाहर रहते हैं, जो किसी मजबूरी के कारण दूसरे प्रांतों में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं, जिनके साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनको वोट से वंचित करना चाहते हैं। नेता
तो चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर विपक्ष में नाराजगी है और उसको वापस लेने की मांग हो रही है। कल सड़कों पर उतर रहा है पूरा विपक्ष, चक्का जाम, बिहार बंद का आयोजन किया गया है और इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खामोशी क्या कह रही है, उस पर तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, एक उसके कार्टून के साथ, जिसमें नीतीश कुमार एक पोस्टर लिए हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री मोदी एक पोस्टर लिए हुए हैं, केंद्र की सत्ता बचा रहे हैं, बिहार को सता रहे हैं। और तेजस्वी यादव लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। जी समीर जी, बिल्कुल ये तेजस्वी यादव जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। ये साफ तौर पर खुला आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। विपक्ष भी लगातार यही आरोप लगा रहा है और लगातार सवाल कर रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था जिस तरीके से लगातार खराब होती जा रही है, बिहार में महाजंगल राज जो है वो आ गया है, ये कहा जा रहा है। और मीडिया इस पर खामोश है और तेजस्वी यादव जो थे वो तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे मीडिया के ऊपर कि अब इसके मुंह से जो है वो एक शब्द नहीं निकल रहा। कायर लोग हैं ये, तब तेजस्वी ने कहा था इस मीडिया के लिए कि अब इनसे पहले पन्ने पे खबरें भी नहीं छापी जा रही हैं। दिन दहाड़े जिस तरीके से वहाँ अपराध हो रहे हैं खुलेआम बिहार में, और एक एक दिन में जिस तरीके से कई कई खबरें आ रही हैं और सामूहिक नरसंहार जिस तरीके से बिहार में हो रहे हैं, तो वहाँ की सरकार को लेकर बहुत सवाल उठे और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार केवल नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं, असली सरकार वहाँ भारतीय जनता पार्टी चला रही है और इसीलिए कानून व्यवस्था वहाँ की खराब होती जा रही है। क्योंकि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकारों में है वहाँ उन राज्यों की कानून व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा चुकी है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगते रहते हैं, तो बिहार में भी यही बात आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसको लेकर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सख्त आपत्ति जताई है। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। उसके अलावा वहां पर सीपीएम के नेता हन्नान मोल्ला हैं, उन्होंने इस पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, क्योंकि बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे ये लग रहा है कि कानून और व्यवस्था पर किसी का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि घटनाएं लगातार हो रही हैं और एक जैसी। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि बिहार में अवसरवादी डबल इंजन सरकार ने कानून व्यवस्था तबाह कर दी है। पिछले 6 माह में 8 बिजनेसमैन की हत्या, 5 बार पुलिस की पिटाई हुई है। कल ही अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों को मारा गया, मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा। जदयू और भाजपा ठग बंधन ने, ये मुझे लगता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, जानबूझ को लिखा है, जानबूझ के उन्होंने लिखा है गठबंधन की बजाय ठगबंधन, कि जदयू और भाजपा ठगबंधन ने बिहार को देश की क्राइम कैपिटल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मोदी सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में गरीबी चरम पर है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और ठप कानून व्यवस्था के चलते निवेश केवल कागजों तक सीमित रह गया है। इस बार बिहार ने तय कर लिया है कि अब वो बीमार नहीं रहेगा, बिहार में बदलाव तय है, इंडिया गठबंधन इस बदलाव को लाकर रहेगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। हन्नान मोल्ला सीपीएम के नेता हैं और जिस तरह से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी बात कही है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं सीपीएम के नेता हन्नान मोल्ला। Suspicion in Purnia, Bihar. And this is the result of barbaric faith in the country. If a superstition is being used, and in the name of dying, poor people are being attacked and lynched. It is a long crime, social crime in this country. This should be specially stopped because innocent people, they do not know anything. They are being caught and fired or killed in the name of some witchcraft and all these things, which are just superstition. On the basis of superstition, killing people, it is one of the heinous crimes. तो पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली गई और उसको लेकर वहां पर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। बिहार की कानून व्यवस्था को पिछले कई दिनों से लगातार आ रही है और जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा था कि पिछले 6 महीने में 8 बड़े बिजनेसमैन को वहां पर मार दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, वो बिहार से अपना कारोबार जो कुछ है, वैसे तो है भी नहीं ज़्यादा, जो कुछ भी है उसको कारोबार अपना वो समेट रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि वहाँ से कारोबार समेट रहे हैं और ये आरोप लग रहे हैं कि चूंकि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और एक व्यापारी का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। वो कह रहा है कि व्यापारी सारे असुरक्षित हैं, किसी को कोई सुरक्षा नहीं है और अपराधी सारे सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं। ये नया बिहार है मोदी जी ने जो बनाया है।
ये जो है वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें वायरल होती हैं, सबकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी ये टिप्पणी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर मालूम पड़ती है कि वो कह रहे हैं कि व्यापारी सब सुरक्षित हैं, लेकिन अपराधी सारे जो हैं वो सरकारी सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं। ये बड़ी ये कि अपराधी वो कौन लोग हैं, अपराधियों को मिला हुआ है या फिर वो नेताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, लेकिन ये तो सही है कि व्यापारी असुरक्षित हैं, क्योंकि लगातार और पिछले 6 महीने में 8 बड़े व्यापारियों की जान ली गई है, उनको मार दिया गया है। तो गंभीर सवाल उठाता है कानून व्यवस्था पर, और लगातार किस तरह से सामूहिक जो मारा जा रहा है, लोगों को नरसंहार हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा सवाल तो तब खड़ा होता है जब मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं इन सारे मुद्दों पर। मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं और बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरह खामोशी अख्तियार कर लेते हैं जी। यानी अभी तो बता रहे हैं मुख्यमंत्री ट्वीट करके कि युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ये पूर्णिया में हुआ या जो खेमका का मामला है उस पर क्या हुआ। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकदम खामोश हैं, इसीलिए उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो है खुला आरोप लगा रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का खुला आरोप है। बिल्कुल खुला आरोप है, और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री चूंकि खामोश है, कोई उनका बयान नहीं आ रहा है, और चाहे आरोप लग रहे हो कि वो खुद चला रहे हैं या पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठे हैं। मुख्यमंत्री के जो सरकार के फैसले हो रहे हैं उन्हीं के हस्ताक्षर से हो रहे हैं, तो ऐसे मुद्दों पर उनका बयान भी आना चाहिए। सुनते हैं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है बिहार की इस कानून व्यवस्था को लेकर, और जिस तरह से बिहार में सरकार में बैठे लोगों के बयान आ रहे हैं उस पर उन्होंने क्या कहा है। लाखों लोग जो है वो छोड़ छोड़ के भागे। मैं सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इस घटिया बयान की निंदा करता हूं। क्या नीतीश सरकार की यही भाषा है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, जिसका सम्मान हो, जो एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष है, उसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर को निकाल के बाहर कर देना चाहिए मंत्रिपरिषद से। जहां तक सवाल है, 24 घंटे में 9 हत्याएं, जिनमें 5 तो जला के मार दिए गए। अरे बिहार भारत के अंदर है या नहीं है? यहां भारत का कानून चलेगा या नहीं चलेगा? भारतवर्ष में इस तरह जंगल राज अगर कहीं है इस समय, तो उसका सर्वोच्च मैं कहूंगा हत्याएं हो रही हैं बिहार में। और पता नहीं नीतीश जी जाग रहे हैं या अर्ध जागृत अवस्था में हैं, या उनको अब उनके बस का नहीं रहा है शासन चलाना। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या कर रही है मैं नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये वो नीतीश तो नहीं है जिस नीतीश को हम लोग जानते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। इन्होंने रूल ऑफ जंगल लागू कर दिया है, वहां पे कानून का राज नहीं। सर, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों साथ आए हैं। बात हो रही मराठी अस्मिता, मराठी भाषा की। यानी हिंदी का विरोध नहीं, लेकिन मराठियों को अगर पहलगाम का आतंकी बताया जाएगा तो आक्रोश आएगा। वहीं निशिकांत दुबे वो कह रहे हैं पटक पटक कर मारेंगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? तो बिहार में जंगल राज है, ये आरोप है, और लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, ये आरोप वहां पर लग ही रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर जो विपक्षी नेता ये बार बार कह रहे हैं, अमलेंदु जी, पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है, ये तो अलग बात है। प्रमोद तिवारी भी कह रहे हैं कि वो अचेतावस्था में है। तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं, और ये भी कि नीतीश कुमार को हक नहीं है। वास्तव में नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है। अब चूंकि ऐसा लगता है कि चुनाव आने वाले हैं, तो अब उनको हटाने ना हटाने का फैसला शायद ही हो, लेकिन जो चिराग पासवान जिस तरह से अब 243 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि एनडीए के भीतर काफी कुछ हो रहा है। और जो कानून व्यवस्था पर गिर रहे हैं, तो सरकार पर्दे के पीछे कोई भी चला रहा हो, नाम नीतीश कुमार का ही हो रहा है। और ये कहा जा रहा है वहां पर जो बिहार में राजनीति पर नजर रखने वाले लोग हैं कि इसमें कुल मिलाकर नीतीश की छवि खराब हो रही है, और बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसको इसका फायदा मिलेगा। हाँ, अब फायदा मिलेगा या नुकसान होगा वो तो आने वाला समय बताएगा कि
किसको फायदा मिलता है किसको नुकसान, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि पूरा प्रशासन इस समय जो है वो बीजेपी के कब्जे में है, ये विपक्ष का कहना है। और तेजस्वी यादव तो साफ तौर पर कहते हैं कि नीतीश कुमार जो अचेत अवस्था में चले गए हैं और उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और इसीलिए वहाँ की कानून व्यवस्था बिहार की खराब होती जा रही है लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और बीजेपी ने पूरा कब्जा किया हुआ है। ये आरोप मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से, विपक्षी तरफ से लगातार लग रहे हैं। और ये देखा भी जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से इस समय परिस्थितियां खराब हो रही हैं, कानून व्यवस्था लगातार खराब होती चली जा रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि बिहार में हो क्या रहा है। यहाँ तक कि समझिए कि पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं। पुलिस पर कई बार ऐसा नहीं है, कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं और एक पखवाड़े में कई घटनाएं इस तरीके की हुई कि पुलिस पर भी थे वो हमले हुए। तो ये जिस तरीके की चीज़ें सामने आई उससे साफ तौर पर समझा सकता है कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है और कानून व्यवस्था खराब है और जिस तरीके से सर्वे सब आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए बुरी तरीके से हार रहा है, बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है और इंडिया गठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ वहाँ सरकार बनाता दिख रहा है। विपक्ष का आरोप ये है कि उन सर्वे से घबरा कर ही चुनाव आयोग के जरिए ये फैसला लागू करवाया गया है। 24 जून का जो आदेश है चुनाव आयोग का, वो बीजेपी ने लागू करवाया है। और कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, हम लोगों ने उनको सुनवाया भी था पहले, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये चुनाव आयोग नहीं, इसको लागू करने वाले बीजेपी के दो बड़े नेता हैं। चुनाव आयोग तो केवल उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, आदेश तो ये बीजेपी के दो बड़े नेताओं का है। जी बिल्कुल। और कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए अमलेंदु जी, तो बिहार की ही नहीं महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था भी इस समय काफी चर्चा में है। और वहां जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के कार्यकर्ता, मनसे के नेता और खुद राज ठाकरे जिस तरह से वहां हिंदी भाषियों के साथ जो कुछ हो रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं, उनको जायज ठहरा रहे हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है कि आखिर सरकार वहां पर क्या कर रही है, इस तरह के हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्या कर रही है। और आज वहां पर एक प्रदर्शन भी कर रहे हैं मनसे के लोग, लेकिन उस प्रदर्शन में और अभी एक सभा की थी जिसमें राज ठाकरे ने सीधे तौर पर कहा था कि मारना है तो कान के नीचे मारो। पब्लिक मीटिंग में किसी पार्टी का नेता इस तरह के बयान दे रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब सरकार भी चाहती है कि वो इस तरह के भड़काऊ बयान दे जिससे वहां पर लोगों पर, हिंदी भाषियों पर हमले हो। और दूसरी तरफ बीजेपी के एक सांसद ये कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में आकर दिखाओ तो हम यहां पर आपको पीटेंगे। मतलब एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर वहां पर पीटेंगे, उनको धमकी दी जाएगी, पीटा जाएगा, सरकारें खामोश रहेंगी। हाँ बिल्कुल, समझी जा सकती है दुरभिसंधि जो है बीजेपी की कि मतलब वहां देवेंद्र फडणवीस लागू करेंगे, हिंदी लागू करो और फिर वापस भी ले लेंगे। यहाँ निशिकांत दुबे कहेंगे कि यहाँ आके देखो यहाँ मारेंगे, तो यानी मारपीट बीजेपी वाले ही करते रहेंगे। इसको लेकर संजय राउत ने आज बहुत तगड़ा हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए एकनाथ शिंदे को, देवेंद्र फडणवीस को, अजित पवार को कि निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं। तो यानी निशिकांत दुबे देवेंद्र फडणवीस को भी चुनौती दे रहे हैं। हम लोग सुन भी सकते हैं कि संजय राउत ने क्या कहा, रोहित पवार ने भी इसको लेकर कहा है, वो भी हम सुन सकते हैं क्या कहा। सुनते हैं पहले संजय राउत को कि क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे के बयान पर। और निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर यह कहा कि महाराष्ट्र में जो लोग हिंदी भाषी लोगों को मार रहे हैं वो यूपी बिहार में आए, यहां उनको पटक कर मारा जाएगा, ये उनकी भाषा है, शब्दावली है निशिकांत दुबे की। और अभी खबर मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस उनके इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। खैर सुन लेते हैं संजय राउत का इस बयान पर क्या कहना है, निशिकांत दुबे के बयान पर। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका, बताइए आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहाँ बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? हाँ, इस्तीफा दे दो अगर मर्द हो तो आप।
जाकर पूछो मोदी जी और शाह जी को ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र के बारे में, ये कैसी बातें हो रही है। यहाँ एक भी हिंदी भाषी के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यहाँ लाखों हिंदी भाषी रहते हैं। हम लोग हिंदी में बात, मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ ना, अगर हिंदी के ऊपर में बंदी हम लोग डालेंगे तो मैं क्यों हिंदी में बात करूँ। ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है भाई। तो ये बात है, देवेंद्र फडणवीस, ये एकनाथ शिंदे, अजित पवार जो डेप्यूटी सीएम है, दो, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये दुबे को सीधा करो। जिस तरह से महाराष्ट्र के बारे में वो बोल रहा है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये तो इस्तीफा दे दो। तो ये बहुत तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे हो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, वो क्या करेंगे और जो कुछ भी हो रहा है क्या उसका सरकार को समर्थन है, कि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। एक तो पहली बात तो सरकार ने जो आदेश जारी किया था उसी को लेकर सवाल है, भाई आप हिंदी थोपना क्यों चाहते हैं, जिसका विरोध हो रहा है। भाई जिसकी इच्छा होगी वो पढ़ेगा। आप पहली क्लास से ही पढ़ाना चाहेंगे, इसका मतलब आप मातृभाषा, आप पहली, समीर जी अभी तक ये था कि पहली क्लास से जो पढ़ाया जाता है वो मातृभाषा पढ़ाई जाती है, और ये पूरी दुनिया में एक सिद्धांत है। भाई हम लोग भी पढ़े हैं, और जब पढ़ के आए तो हम लोग 6ठी क्लास में आते थे तब अंग्रेजी पढ़ते थे, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। लेकिन अब तो जो पहली क्लास से अगर आप जो भाषा पढ़ाएंगे इसका मतलब आप उसे मातृभाषा समझ रहे हैं। तो जो मातृभाषा नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। तो ये सवाल ये नहीं है कि वहाँ मराठी का विरोध हो रहा है कि हिंदी भाषा का विरोध हो रहा है। विरोध इस बात का हो रहा है कि आप जबरदस्ती कोई भाषा थोपना चाहते हैं, जो आरएसएस है आप उसको थोपना चाहते हैं, उसका विरोध है। तो उसका विरोध तो होगा निश्चित तौर पे। लेकिन अगर आप इसके विरोध को अगर आप मराठी और हिंदी के झगड़े के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की डिवाइड एंड रूल की नीति है, ये वही नीति है, और इसीलिए वो वहां लागू किया गया था और उसी का वहां विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल, और उसको लेकर किस तरीके से हिंसक का विरोध हो रहा है और एक दूसरे को धमकी दी जा रही कि आप मेरे राज्य में आओ देख लेंगे, और दूसरे राज्य में उस राज्य के लोगों को मारा जा रहा है। तो बहुत, लेकिन सरकारें दोनों जगह खामोश है। ना तो निशिकांत दुबे की इस बयान का, उनकी इस धमकी का कोई संज्ञान लिया गया है, और ना ही जिस तरह से मनसे के लोग वहां हिंदी भाषियों के ऊपर हमले कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और ना ही धमकी देने वाले राज ठाकरे के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। इसको लेकर अब एनसीपी के नेता रोहित पवार ने भी कुछ कहा है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और इस पूरे मामले में एक आरोप लग रहे हैं कि साजिश है, जानबूझकर ये वहां की सरकार चाहती है, इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रोहित पवार को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, एक बाजू बीजेपी के माध्यम से जो पर प्रांतीय है उनको परमिशन दी जाती है, और दूसरे बाजू मराठी लोग जब आंदोलन की सोच करते हैं वहां पे उनको रुकाया जाता है। तो यहाँ पे भेदभाव बीजेपी कर रही है ऐसे दिख रहा है। अभी बीजेपी जानबूझ के ये भेदभाव कर रही है क्योंकि उनको बम्बई का इलेक्शन जीतना है, लड़ना है, और बिहार का इलेक्शन भी लड़ना है। उस एंगल से मतलब महाराष्ट्र में जो सब एक इकट्ठा रहते थे, साथ में रहते थे, अभी बीजेपी चाहती है सब अलग अलग वहाँ पे झगड़ते रहे, डिवीजन वहाँ पे हो, डिवीजन ऑफ वोट का फायदा बीजेपी को हो। उस एंगल से मराठी वर्सेस नॉन मराठी करने का प्रयास ये बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जी सरकार में है। एकनाथ शिंदे जी का अगर आज तक का जो राजनीति अगर हम देखें तो वहाँ पे मराठी मानुस का आवाज बन के उन्होंने बाला साहेब ठाकरे साहब के मार्गदर्शन में वहाँ पे काम किया है। लेकिन अगर आज देखें बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर होने के कारण कहाँ पे तो जो पुराना आग है, जो आग हम सबको दिखता था, वो आज एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से मराठी लोगों के प्रोटेक्शन के लिए वो आग अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं रहा। शायद बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर बहुत बड़ा है। आज एकनाथ शिंदे जी क्या निर्णय लेते हैं, किस तरीके का। तो कुल मिलाकर जो रोहित पवार का कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी चुनाव के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए कर रही है। चाहे वो मराठी लोगों के साथ, वहाँ पर जो नॉन मराठी हैं महाराष्ट्र में, उनके खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, और चाहे निशिकांत दुबे का बयान हो, और चाहे इधर चुनाव आयोग बिहार में जिस तरीके से मतदाता सूची बना रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, बल्कि उसके साथ मिलकर ये षड्यंत्र कर रही है। अब वो कितना संवैधानिक रूप से सही है या नहीं है, वो 10 तारीख को पता लगेगा, यानी परसों, जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। लेकिन सड़कों पर इसके खिलाफ विपक्ष कल पूरी ताकत से उतर रहा है, और बिहार बंद का कल आयोजन किया गया है।
क्या होता है इस पर और चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया होती है। जिस तरह से उसको योगेंद्र यादव ने अपना जो परफॉर्मेंस का दावा किया है कि हमने 36% लोगों के फॉर्म इकट्ठा कर लिए हैं, उस पर चुनाव आयोग का कोई जवाब आता है या नहीं आता है, ये योगेंद्र यादव की चुनौती है। उस पर हमारी नज़र रहेगी, निगाह रहेगी, आपको हम अपडेट करेंगे। बने रहिए डीवी लाइव के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।